चलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीव का वर्गीकरण, है ना, कि उन्होंने किस प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमने देखे थे पहले के नियम और ये नियम, तो ये नियम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना क्योंकि दोनों तत्व आयतन सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, परमाणु भार रखा, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण को तो रखा ही, साथ ही क्या किया, आपका जो क्या है ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है उसके साथ जो यौगिक बनाते हैं उसको भी चुना। क्यों चुना, क्योंकि ये क्या है अत्यंत, ठीक है, क्या है आपके अत्यंत सक्रिय हैं, जो क्या करते हैं अधिकतर सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। तत्व को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुण धर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तत्व का सारणी बनाया। सबसे पहले हमने इसमें कितने थे 63 एलिमेंट्स। जब इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण स्टार्ट किया था तो उनके पास था 63 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 63 कार्ड्स लिए और कार्ड्स में क्या किए, जितने भी एलिमेंट थे उसके गुणधर्म को लिख लिया, फिर गुणधर्म को लिख के क्या किया, उसको जमा दिया। ठीक है, जमा दिया। अब फिर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो क्या कर रहे हैं, जमाते जा रहे हैं, तो वो जो परमाणु भार है वो भी क्या हो रहा है, उसके बढ़ते हुए क्रम में ही आ जा रहा है और कुछ स्थान क्या था, वो छूट भी जा रहा था। लेकिन उनका मानना था जो ये स्थान छूट रहे हैं जमाने से, वो स्थान किसके लिए हैं, नए तत्व के लिए हैं जो बाद में खोजे जाएंगे, जो अभी खोजे नहीं गए हैं वो बाद में खोजे जाएंगे और वो वहाँ पर फिट भी होगा। ठीक है, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार उनके आवर्ती फलन होते हैं। और उनके हिसाब से क्या था, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भार उनके आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने क्योंकि क्या किया था, भौतिक और रासायनिक गुण को भी आधार माना था और परमाणु भार का क्या किया था, उसके बढ़ते क्रम पे रखा हुआ था, तो वो क्या है, उसके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, जब हम उसका टेबल अभी पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ आपका थ्योरी है, टेबल से थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह वर्ग कहते हैं तथा 36 पंक्तियों को आवर्त पीरियड कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, और जो इस तरह से रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आवर्त बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा, आपका आवर्त कहलाएगा और ये क्या रहेगा, आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है कि वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं। जो इस तरीके से रहेगा वो आपका वर्ग है, जो इस तरीके से रहेगा वो आपका आवर्त है। ठीक है, तो चलिए इसको और हम अच्छे से समझेंगे इसके टेबल से। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने देखो, यहाँ पर क्या है, आपका आवर्त है। ठीक है, और ये क्या है, आपका ट्रांजिशन सीरीज, यानी क्या होता है, संक्रमण। ठीक है, सारणी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक एक कार्ड में सबका नाम लिखा, उसके गुणधर्म लिखे और फिर उसको क्या कर दिया, जमा दिया। जब जमाया तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, कुछ आपको बॉक्स क्या कर रहे हैं, छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाद में डिस्कवर्ड होंगे वो एलिमेंट्स यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्त इस तरीके से है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। जब उन्होंने देखा तो फिर ये भी देखा कि जो परमाणु भार हैं वो अपने बढ़ते हुए क्रम में आ गए। और फिर जब हम उसका क्या देखेंगे, वर्ग को देखेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्साइड हाइड्राइड है, मतलब कि क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया गया है, ये वाला ऑक्साइड हो गया और ये वाला क्या है, आपका हाइड्राइड है। हाइड्राइड मतलब कि जो हाइड्रोजन से क्या बोलते हैं, अभिक्रिया करेगा
ऑक्सीजन ऑक्साइड मतलब जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पास R और R लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हम मीथेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, CH4 को क्या बोलते हैं, हम मीथेन बोलते हैं। तो इसको अगर हमको लिखना है तो हर बार हम CC नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, H4, तो हम इसको क्या कर देंगे, H4 लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमको CO2 लिखना है, ये क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे आपको पता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखना है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया करके क्या बना रहे हैं, आपका यौगिक बना रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका C की जगह आप R लिख देंगे और O2 की जगह आप O2 ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्राइड, ये हो जाएगा आपका क्या, ऑक्साइड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम C को ना बार बार ना लिख के हम किससे उसको दर्शा रहे हैं, R से इसको दर्शा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 है तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन से वो क्रिया कर सकता है। यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप 2 में है R2, तो वो कितने ऑक्सीजन से क्रिया कर सकते हैं, आपका 2। यहाँ पर ग्रुप 3 है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन से वो क्रिया करेगा, 3 से। 4 में है तो 4 ऑक्सीजन, 5 में है तो 5 ऑक्सीजन। इसी प्रकार से जितने ग्रुप में वो जाते जाएगा उतने ही ऑक्सीजन से वो क्या करते जाएगा, क्रिया करते जाएगा, ठीक है। जैसे RH है तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन से वो क्रिया करेगा, 2 है तो 2 से 3 है तो 3 से 4 है तो 4 से, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन से भी वो क्या करेगा, ग्रुप के हिसाब से वो क्या करेगा, आपका क्रिया करते जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि R2O RH आखिर में है क्या, है ना। वो हम क्या करें, कार्बन को दर्शाने के लिए क्या करें, किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए R का उपयोग कर रहे हैं, और ग्रुप के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकते हैं और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर सकते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन से क्रिया करके आपका हाइड्राइड बनाया जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने देखा था आपका परमाणु भार, ठीक है, क्या देखा था, जितने भी हमने देखे वो परमाणु भार पे स्थित थे। लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, जिसका मतलब होता है आपका वैलेंसी, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपका बनाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर CO2 बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था क्या, परमाणु भार को ही आधार बनना था। फिर यहाँ पर आप जो कंपाउंड बना रहे हैं, जो भी यौगिक बना रहे हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी संयोजकता का भी क्या कर सकते थे, हम पता लगा सकते थे कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये फिर क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड हम जो संयोजकता है, ये वैलेंसी है, ये आगे पढ़ के उसको और क्लियर करेंगे। आई होप कि आपको ये वाला रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीफ आवर्त सारणी का प्रकाशन 1874 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ, ठीक है। जो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो कब हुआ था, 1872 में हुआ था, जर्मन पत्रिका के उसमें, ठीक है। मेंडलीफ ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उसके यौगिकों के आधार पर किया। तो अब क्या किया, अब उसका निर्धारण, उसकी जो स्थिति है कि टेबल में कहाँ जाएगा, उसके यौगिक जो बन रहे थे उसके आधार पर कर दिया, ठीक है। यौगिक के सूत्र द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की, और क्या बोलते हैं, जब वो यौगिक बना रहे थे, है ना, कंपाउंड बना रहे थे, उससे उसकी क्या पता करी उन्होंने, संयोजकता पता की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। आई होप कि आपको ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्या है, बोरोन, ठीक है, हम बोरोन लेते हैं, तो बोरोन का कितना रहता है आपका, 5, है ना। तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉन करते थे बोरी का, तो कितना होता था, 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, बोरोन 3 से आपका क्या कर सकता है, ये आपका क्या रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट कोष में, है ना, सबसे बाह्यतम कोष में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि वो क्या होता है, बाह्यतम में सिर्फ 8 से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, तो उसको कितना चाहिए, 5, है ना। तो 5 चाहिए रहता है, तो इसका 5 क्या हो जाएगा, आपका संयोजकता हो जाएगा, ठीक है।
आप याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 3 है ना, क्या होता है KLMN होता है, जिसमें 2 8 है ना 18 32 भर जाता है, लेकिन 8 से ज़्यादा आपका नहीं आपका फिल होता है कोई सा भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब हम बोरोन को देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 3 है, तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाह्यतम में रहता है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन उसके ऑक्टेट को है ना कंप्लीट होने में कितना चाहिए रहता है आपका 5 चाहिए रहता है, तो 5 क्या रहेगा आपका संयोजकता रहता है। इसलिए आपका देखोगे तो कभी भी BF5 है ना इस प्रकार से आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 5 आपका दूसरे तत्व से वो क्या कर सकता है यौगिक बना सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था यौगिक बना, तो यौगिक से पता लगाया कि क्या बोलते हैं उसकी संयोजकता कितनी है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं तो कार्बन क्या बोलते हैं मीथेन का कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4 होगी। तो आप देख सकते हैं कि यौगिक बनाया और यौगिक से पता चल गया कि कितनी उसकी संयोजकता होती है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। ठीक है, कि क्या हमने जो मेंडलीफ का जो टेबल पढ़ा उससे हमको क्या क्या उपलब्धियाँ हमको मिली। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है तत्वों के अध्ययन में सहायक। ठीक है, तो हमको क्या है हम पढ़ ही रहे हैं कि हमको एलिमेंट्स के बारे में जानना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सहायक पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है आपका पढ़ा है पीरियड्स है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं आवर्त, और हमने पढ़ा है वर्ग है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें क्या है जब हम क्या बोलते हैं पीरियड में जाते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आवर्त में जाते हैं, तो उसकी जो गुण रहते हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी भिन्न होते जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम वर्ग में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है हमारा, जब हम वर्ग में पढ़ते हैं तो इनकी जो गुण रहते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं सिमिलर रहते हैं, समानता रहते हैं। जैसे कि हम लिथियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिथियम के अगर हम गुण जान जाए तो हमको पोटेशियम और सोडियम का भी क्या हो जाएगा गुण जानने में सहायक हो जाएगा है ना, सरलता हो जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या है आपका एक अगर हमको पता चल जा रहा है तत्व का गुण तो दूसरे भी तत्व का हमको गुण पता चल जा रहा है उसी वर्ग का, तो हमको क्या हुआ तत्व के अध्ययन में हमको सहायक हुई, सिर्फ एक का गुण जानना है फिर उसका बाकी का गुण हम जान जाएंगे। ठीक है, किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है ना, जैसे मैंने अभी जैसे बोला वैसे ही। लेकिन ये क्या होगा आपका जब आवर्त में जाओगे तो उसका क्या होता है जो प्रॉपर्टीज़ हैं है ना, वो जो गुण है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है परिवर्तन होता है, तो वो सिर्फ किस पे लागू होता है आपका वर्ग पे। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नए तत्व की खोज में सहायक। अब कैसे वो नए तत्व की खोज में सहायक हो गए, हमने देखा था कि क्या बोलते हैं जब उन्होंने कार्ड रखे थे तो बहुत सारे क्या हो गए थे रिक्त स्थान छूट गए थे, तो उसको क्या ये मानने की कि क्या बोलते हैं उन्होंने टेबल गलत बनाया है, सारणी गलत बनाया है, उसको ना सोच के ये सोचा कि जो खाली रिक्त स्थान है उसमें नया जो डिस्कवर्ड होगा आपका तत्व वो आएगा है ना, और वो क्या है पहले आने वाला है, इसलिए उसका नामकरण के लिए उसके उपसर्ग में क्या लगाया गया एक का लगाया गया। फिर जैसे जैसे क्या हुए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए उसके पहले क्या लगाया गया एक का बोरॉन, ठीक है, एक का एल्यूमिनियम आदि, इस तरह के से क्या कर दिया उपसर्ग का नाम ले लिया यूज़ कर लिया और एक का बोरॉन एक का एल्यूमिनियम करके वहाँ पर लगाते गए, ताकि हमको पता चले कि ये रिक्त स्थान जो छूटा हुआ था उसमें न्यू तत्व क्या हुए हैं ऐड हुए हैं शामिल हुए हैं। आई होप कि आपको ये क्या है दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ था जब हम परमाणु भार के ही आधार पे तो रख रहे थे जितने भी हैं है ना सारणी बना रहे थे, तो उसमें क्या होता है कुछ कुछ गलत भी हो जा रहे थे जिसको इनके द्वारा करेक्ट किया गया। सबसे पहले एग्जांपल है आपका बेरिलियम है ना, तो बेरिलियम को पहले क्या सोचा गया था कि वो त्रिसंयोजक है सोचा गया, पर ऐसा नहीं है, बेरिलियम क्या है आपका द्विसंयोजक है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पता चला कि जो बेरिलियम है वो द्विसंयोजक है तो उसको लिथियम और बोरोन के बीच रखा गया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है, क्योंकि ये क्या है आपका द्विसंयोजक है। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था कि ये त्रि है, तो त्रि है सोचने की वजह से वो दूसरा स्थान ले लेता, लेकिन ये द्वि होने की वजह से उसको फिर लिथियम और क्या बोलते हैं बोरोन के बीच में रखा गया। ठीक है,
मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर किया गया और इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। तो बेरिलियम को क्या किया गया, सुधारा, बाद में उसी प्रकार से क्या किया गया, इंडियम और यूरेनियम, है ना, दोनों को भी क्या किया, परमाणु भार के आधार पे उसको सुधारा गया। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या था, सहायक था। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। फिर आता है अक्रिय गैसों का स्थान। तो क्या हुआ, हमको तो पता है कि 63 ही हमको एलिमेंट्स उस टाइम पे मालूम थे। तो उस टाइम पे ये जो अक्रिय मतलब कि जो जिसको हम इनर्ट बोलते हैं ना, जो किसी भी आपका जो आर्गन हो गया है, क्रिप्टॉन हो गया है, वो क्या करता है, किसी से भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, वो क्या है, अक्रिय है। ठीक है, उसको हम अक्रिय बोलते हैं। ऐसे गैसेस थे जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, खोजे नहीं गए थे। जैसे खोजे, उन्होंने क्या किया, 18th, ठीक है, 18th ग्रुप में डाल दिया और उसको कौन से समूह बोला गया, शून्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्य समूह भी बोलते हैं। ठीक है, जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों को एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में 9वां स्तंभ में समूह के रूप में वैज्ञानिक रैमसे द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, 90। अभी वो कहाँ पर है, अभी आपका मॉडर्न पीरियोडिक में वो 18 पे है। ठीक है, उस टाइम पे किस पे डाल दिया गया, 9वां पे डाल दिया गया। और फिर उसको क्या किया गया, आपका किसके द्वारा किया गया, वो आपको याद रखना है, रैमसे के द्वारा क्या गया, 90वें स्तंभ पे डाल दिया गया और उसको क्या कहा गया, शून्य समूह कहा गया। और अभी कौन सा है, अभी 18 उसमें वो प्रेजेंट है समूह में। ठीक है, आई होप कि आपको हमने 4 इसमें पॉइंट पढ़े हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि वो किस प्रकार हमारा जो टेबल है, जो सारणी बनाया था मेंडलीव ने, वो हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं। ठीक है, अब क्या है, वो सीमाएं भी कुछ होंगी जैसे बाकी नियम के थे वैसे इसके भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। क्यों हाइड्रोजन का अनिश्चित है, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्षार है ना, क्षार जैसे सोडियम हो गया, वो क्या करता है, प्लस आयन बनाता है, वो भी आपका जो हाइड्रोजन है प्लस आयन बनाता है। वैसे ही आपका जब हम देखेंगे हैलोजन, जैसे कि क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वो क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और क्या बोलते हैं, माइनस नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, आपका नेगेटिव बनाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाता है, जिस चक्कर में हम उसको एक समूह पे नहीं रख पाए। तो उसका स्थान क्या हो गया था, अनिश्चित हो गया था। लेकिन फिर भी उसको हम क्या करते हैं, आधुनिक जब हम पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्ती तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको पहला ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक के वो क्या था, आपका अनिश्चित था कि उसको कहाँ पर रखे, क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस भी बना रहा है, नेगेटिव आयंस भी बना रहा है। सेकंड, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमने सबसे शुरू परमाणु भार को आधार बना के रखते थे, फिर उसके बाद आया था संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता के उसमें आधार पे रखा गया। जब उस पे रखा गया तो पता चला कि जो कोबाल्ट है उसका परमाणु भार होता है 58.9। ठीक है, उसको पहले रख दिया गया। ठीक है, किससे, परमाणु भार 58.7। आप देख सकते हैं कि हल्का को पहले रखना चाहिए फिर भारी को रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारी वाला ज़्यादा आ गया है, हल्का वाला उसके बाद आ गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया ये नियम भी। फिर आता है समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। ठीक है, समस्थानिकों मतलब इंग्लिश में होता है आइसोटॉप। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, गुण धर्म सेम रहते हैं लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो अलग रहता है। जैसे कार्बन का क्या है, आपका एक 12 रहता है, एक 14 रहता है। हम देख सकते हैं कि उसका क्या है, जो आपका जो गुण रहेगा वो तो सेम रहेगा, कार्बन मतलब कार्बन है, लेकिन उसका जो परमाणु भार है वो क्या है, आपका अलग है। उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो उसके लिए एक अलग से क्या किया गया, सारणी नहीं बनाई गई, ना आवर्त बना गया, सॉरी, और ना ही आपका क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। ठीक है, तो आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडलीव आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपका कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जानना था कि हमको परमाणु भार क्या हो रहा है, जब एक से दूसरे की तत्व की तरफ जा रहे हैं तो उसका परमाणु भार क्या होना चाहिए, नियम के अनुसार बढ़ना चाहिए, पर वैसे नहीं हो रहा था। अगर वैसे नहीं हो रहा तो दो तत्वों के बीच कितने पर क्या बोलते हैं और तत्व आ सकते हैं वो हमको पता नहीं चल रहा था। खास करके जब हम भारी
तत्वों के बारे में जब करने चाहते हैं तब तो वहाँ पर और ज़्यादा हमको क्या हो रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी। ठीक है, तो ये भी उसका क्या हो गया, एक सीमा हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेंडलीफ का सीमाएं, विशेषताएं और मेंडलीफ के रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या है आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको अब हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमको और जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, लोथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उन्होंने क्या किया था, परमाणु आयतन, है ना, परमाणु आयतन के उसको क्या किया था, परमाणु भार का आवर्ती फलन था। लोथर मेयर का क्या था, आपका जो परमाणु आयतन है उसके क्या बोलते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन है ना, मतलब कि जो आयतन है उसके आधार पर क्या था, परमाणु भार था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका आवर्ती फलन बोलते हैं। ठीक है, वो उसका आधार था। फिर आता है मेंडलीफ की आवर्ती सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले प्रथम 4 तत्वों के नाम तथा संकेत लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, आपका सोडियम और रुबिडियम। ठीक है, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, यहाँ पर हो गया। फिर आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा यहाँ पर। आई होप कि आपको ये क्लियर है। जो हमने मेंडलीफ का पढ़ा था उसका क्या था, आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसका क्या करना है, लाइन से करना है। आपका हाइड्रोजन था, हीलियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, उसके बाद रुबिडियम भी आएगा। तो हमको 4 लिखना था तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिए। सेकेंड लिखना था तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। ठीक है, उसके हमने क्या कर दिए, संकेत भी लिख दिए, उसके नाम भी लिख दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनके रखे गए तत्व के नाम लिखे। तो क्या क्या था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरीके से क्या थे, जो रिक्त स्थान थे वो ऐसे हमने लिखे हुए थे। फिर था उन 2 तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु भार में मेंडलीफ द्वारा सुधार किया गया। तो क्या था, हमने पढ़ा था, कौन सा था आपका, बेरिलियम था, 2 लिखना है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इंडियम, है ना, और तीसरा क्या था, यूरोनियम। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, फिर अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण है, लिखिए। क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था आपका 63 ही एलिमेंट्स हमको नोन थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको अलग सुविधाजनक के लिए हमने उसको अलग स्तंभ पे दे दिया, ताकि हमको जो पहला बना हुआ एलिमेंट्स है उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो कारण यही था कि उस टाइम पे वो ज्ञात ही नहीं थे, बाद में वो क्या हुए थे, हमको ज्ञात हुए थे, इसलिए उसके लिए अलग समूह बनाया गया था। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई हार्ड है ही नहीं, हमने जो पढ़ा है सिर्फ वही क्या क्या है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंडलीफ के वर्गीकरण की कमियों को 20वीं सदी के आरंभ में अपरमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज और परमाणु की आंतरिक संरचना की समझ बनने के बाद दूर करना संभव हुआ। ठीक है, तो जो वर्गीकरण थी उसमें भी हमने देखा था कमियां थी। तो कमियां कब हुई, जब 20वीं सदी में क्या हुआ, अपरमाणु कण मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हमको पता चला, तब जाके जो उनकी खोज थी और जो उनकी आंतरिक संरचना थी उसके बारे में जो हमारी समझ थी वो और अच्छे से होती गई, और जो भी हमको डाउट थे वो क्लियर होते गए। ठीक है, तो संभव कब हुआ, जब हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, मतलब कि अब परमाणु कणों के बारे में पता चला, तब जाके हमारे जितने भी डाउट्स है वो क्या हुए, धीरे धीरे क्लियर होते गए। ठीक है, फिर उनके बाद कौन आए,
मॉसले का आधुनिक आवर्त नियम। फिर उनके बाद कौन आया है, मॉसले जी आए। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मॉसले 1887-1915 ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, तब ठीक है उन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु, ठीक है तत्वों के परमाणु के एक्स किरण है ना, मतलब स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन किया। तब उन्होंने क्या पाया कि जो उन्हें तत्व की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। ठीक है, तो किसके किसके बीच दिया कि एक तो एक एक्स किरण है, उसकी तरंग लंबाई वेवलेंथ ऑफ क्या है आपका स्पेक्ट्रम है ना, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम, और किसके बीच आपको पता चला जो क्रमांक है ना, जैसे कि उन्होंने रखा हुआ था उसके बीच क्या हुआ था, संबंध दिखाई दिया और फिर उसने अपना बताया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्होंने पहली बार खोज किया एक न्यू चीज़ का जिसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या। उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर क्या करना लगा, आपके तत्वों को वर्गीकृत करने लगे, सारणी बनाने लगे। ठीक है, और ये जो परमाणु संख्या है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किस पे डिपेंड हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे उन्होंने ये सारी चीज़ों को बताया। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले ये देखा जो क्या बोलते हैं नाभिक होता है ना, आपका क्या बोलते हैं जो परमाणु होता है उसका नाभिक होता है, उसका जो परमाणु भार रहता है वो किस पे, जो संख्या है परमाणु संख्या वो किस पे डिपेंड रहता है, उसके अंदर रखे प्रोटॉन पे है ना, जितना प्रोटॉन है वही उसका क्या है आपका परमाणु संख्या है। और परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये जो परमाणु संख्या उसका जो रासायनिक है ना, यहाँ पर हमने देखा था भौतिक और रासायनिक क्या बोलते हैं गुण, तो यहाँ पर जो रासायनिक गुण है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका परमाणु संख्या पे डिपेंड करता है। और वो किस आपका क्या बोलते हैं परमाणु संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था पहली बार, किसने, मॉसले ने बताया था। ठीक है, तो आई होप कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले हमने शुरू से देखते हैं कि पहले हमने परमाणु भार को ही आधार बनाया था, फिर उसके बाद परमाणु आयतन को भार बनाया, फिर उसके बाद परमाणु भार और उसका क्या बोलते हैं भौतिक और रासायनिक गुण को उसका आधार बनाया, फिर उसके बाद किसको बनाया, परमाणु संख्या को आधार बनाया। ठीक है, बीच में हमने देखा था मेंडलीफ की क्या बोलते हैं परमाणु भार, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के साथ साथ संयोजकता का भी उन्होंने पता लगाया था। ठीक है, फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी आप क्या करते हो, पढ़ते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है यूनिवर्सल है, सभी आपको यही वाला मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बोर्न ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो बोर्न ने क्या किया था, आपके परमाणु संख्या को आधार बनाया था और उसके हिसाब से उन्होंने व्यवस्थित करना स्टार्ट किया, जिसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपकी बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। साथ ही क्या बोल सकते हैं, इसे दीर्घ रूप या आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये अब क्लियर है। ठीक है, इसका आधार क्या है आपका, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो क्या है आपका परमाणु संख्या पे आपका फेमस है। फिर आता है आपका देखिए परमाणु संख्या 113, 115, 117 तथा 118 वाले तत्वों के IUPAC नाम द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले से पता था कि हमको पहले 30 था, फिर 56 था, फिर 63 हुए है ना। अब क्या हो गया थे, आपके जो 113 से 118 वाले थे उसके IUPAC नाम को कब देना था, 8 नवंबर 2016 तक के देना था। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 18 वर्ग रहेगा, आपका साथ क्या रहेगा आवर्त रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो क्या रहेगा 18 आपका वर्ग और साथ आपका क्या रहेगा आवर्त। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आवर्त किसको बोलेंगे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे क्या है आपके 18 तक के आवर्त हैं। और ये दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या है आपके आवर्त हैं और ये क्या है आपके वर्ग हैं।
ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा समूह के बारे में देखते हैं। तो समूह क्या है आपका? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। ठीक है, तो जब हम क्या करते गए, जब मॉडर्न हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या किया गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, उसको आधार बना के क्या किया गया? आधुनिक आवर्त का बनाया गया। ठीक है, फिर समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। सामान्य मतलब होता है मेन। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं क्या क्या आपका 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18 आपके क्या कहलाते हैं? सामान्य तत्व कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पर? समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये वाले जो आपके हैं 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कैसे कहलाते हैं? आपके संक्रमण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है? समूह 3 में लैंथनम परमाणु संख्या 57 के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थित है, जिन्हें लैंथेनाइट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समूह 3 में ही एक्टिनियम परमाणु संख्या 89 के पश्चात 14 तत्व सारणी के नीचे स्थित है, जिन्हें एक्टिनाइट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर देखिए ये आपका है 6वां और 7वां। देखिए तो यहाँ पर 56, 55, 56, 57 है। लैंथेनाइट के बाद क्या है आपका? देखिए 57 के बाद क्या है? 72 आ गया है ना। लेकिन 57 के बाद यहाँ पर देखेंगे ये वाला तो आपको क्या है? 58, 59, 60, 61 यहाँ 71 तक के गया है। फिर यहाँ पर 72 से लेके आपका 86 तक के आपका गया है। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर जगह था नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमने इसकी खोज की तो पता चला कि इससे क्या हो रहे हैं? 6 वाले आपके आवर्त से इसके जो गुण हैं मिल रहे हैं। तो हमारे सुविधाजनक के लिए हमने क्या किया? इस पीरियोडिक टेबल के नीचे हमने इसको एक और क्या बोलते हैं? आवर्त में बांट दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लैंथेनाइट के बाद से टूटा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंथेनाइट बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही 7वां जब आप देखेंगे तो देखिए 87, 88, 89 है। फिर 89 के बाद क्या आ जा रहा है आपका? 104 आ जा रहा है। जब आप यहाँ देखेंगे तो 90 है, फिर 90 से पूरा आपका 103 एंड देन 104 यहाँ से चल के कहाँ तक के जा रहा है आपका? 118। सेम उस टाइम पे वो फिर से क्या था आपका? डिस्कवर नहीं था, ज्ञात नहीं था। बाद में हमने डिस्कवर्ड किया तो सुविधाजनक के लिए फिर से इसको नीचे लिख दिया। लेकिन ये किसके नीचे से है? कहाँ से टूटा है? एक्टिनियम से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। ठीक है, तो सबको अगर हम मिलाएंगे तो सब में कितना रहता है? 18 रहता है। इसमें कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, कितने रहते हैं यहाँ पर? 32 आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। आई होप कि आपको क्या है? समूह में कोई भी डाउट नहीं है। सिंपल सा है कि क्या बोलते हैं? 1, 13, 14, 15 से 18 तक के हम क्या बोलते हैं? सामान्य आपका सीरीज बोलते हैं। फिर आपका 3 से 12 को संक्रमण बोलते हैं। आपका क्या बोलते हैं? 6वां 7वां में क्या है? लैंथेनम के बाद से सीजियम स्टार्ट है, इसलिए उसको लैंथेनाइट सीरीज बोलते हैं। एक्टिनियम के बाद से नीचे में लिखा गया, इसलिए इसको एक्टिनियम सीरीज बोला जाता है। आई होप कि आपको समूह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे आवर्त के बारे में। तो जो आवर्त है वो क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में स्थित सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं? आपका समूह के बारे में पढ़ रहे हैं, आवर्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक क्या हो रहा है आपका जो परमाणु संख्या वो बढ़ते जा रहा है। परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? संयोजी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ते जा रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक एक कोष भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? आपका हाइड्रोजन लेते हैं और आपका हीलियम लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या रहेगा? आपका 1। ठीक है, हीलियम का क्या रहेगा? आपका 2। ठीक है, फिर आपका लिथियम का हम लेंगे 3 रहता है, तो क्या हो जाएगा? 2 and 1। तो ये किस में आ रहा है? आपका के एल है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक एक उसका कोष बढ़ रहा है, एक एक उसका क्या हो रहा है? आपका
यहाँ पर अगर हम बेरिलियम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 2, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक आपका क्या हो रहा है, परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है। परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो उसका संयोजित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, संयोजित इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा, आपका कोष भी बढ़ेगा। कैसे, अगर हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम का देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम का क्या रहेगा, आपका 11 रहता है, 2 यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है। अगर वही हम क्या लेंगे, पोटेशियम लेंगे तो उसका कितना रहता है 19, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 1, है ना। तो आप देख सकते हैं KLm है, यहाँ पर क्या है KLmn, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, बोर-बोरी नियम के हिसाब से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, आपका एक एक क्या हो रहा है, आपका कोष भी बढ़ते जा रहा है। अगर हम उसको देखें तो देखिए, पहला आपका जब हम आवर्त देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ठोक क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे तत्व, ठीक है, 2 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट है यहाँ पर। जब दूसरा देखेंगे तो उसमें कितना है आपका 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है आपका एलिमेंट है, किसमें, आपका 2 और 3 में। फिर आप जैसे ही चौथा पाँचवा जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, आपका 18 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका छठवां सातवां आप जाएंगे तो आपको 32 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो आवर्त है किस प्रकार से आपका बटा हुआ है, किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोषों की संख्या समान होने के कारण यह एक ही आवर्त के तत्व हैं, तो कोषों की क्या है, संख्या हमेशा क्या है, आपका सेम होती है, ठीक है। जैसे कि हम लिथियम बेरिलियम को ले रहे हैं तो लिथियम बेरिलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, देखिए Kl है, ये भी क्या हो रहा है, Kl हो रहा है, ठीक है। तो उसका क्या है, जो कोष है सेम होने की वजह से उनको हम क्या कर रहे हैं, सेम आवर्त में रख रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n2 के द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, जैसे कि n का अगर हम मान क्या रख दे रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम इसका मान क्या रख देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका चेंज होते जाएगा। लेकिन हमको पता है कि अगर बाह्यतम कोष में कितना हो सकता है, सिर्फ 8 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सारणी के तीसरे अवतरण में तत्वों की संख्या 8 होती है, ठीक है। हमको पता है कि कितने तत्व होते हैं, 8 होते हैं, जस्ट हमने अभी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी होगा आपका तीसरा, तो वो भी कितना है, आपका 8 तत्व उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके आगे के आवर्त में तत्वों की संख्या का निर्धारण कोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण के अन्य नियमों के अनुसार होता है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने कक्षा 9वीं का जो हमने बोर-बोरी पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके हिसाब से किया था। लेकिन अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। सबसे पहले तो हमने सिर्फ परमाणु भार के बारे में पढ़ा था, ये पहला था जिसको हमने किस पे डिपेंड किया था, परमाणु संख्या पे डिपेंड हुआ था, ठीक है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निश्चित की गई थी, ठीक है। और उसके साथ साथ परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांट सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी उसको रखा गया था। यह विभिन्न तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है, ठीक है। जो उनके गुण रहते हैं उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है कि अलग अलग गुण को वो बताती जाएगी। जो जो एलिमेंट्स, जो जो तत्व है, उसके गुण क्या हो रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से हम स्पष्ट रूप और सरल रूप से बता सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को सामान्यतः समूह 1 की शीर्ष पर दर्शाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको हाइड्रोजन क्या था, हमने देखा था कि वो क्या है, प्लस पॉजिटिव आयन भी बनाता है, नेगेटिव आयन भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले इसमें कि यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला है ना,
ये वाला नेगेटिव बनाता है, ये वाला पॉजिटिव बनाता है। तो 17 और 1 दोनों ही के गुण क्या करता है, आपका हाइड्रोजन बताता है। तो उसको क्या करता था, उसका भी यहाँ पर अनिश्चित था कि हाइड्रोजन को कहाँ पर रखना है, लेकिन मोस्टली उसको सामान्यतः कहाँ पर दर्शाया जाता है, 1 के शीर्ष पर उसको रखा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी विशेषताएं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जितने भी हमने पढ़े हैं उस हिसाब से हमको क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त, तो हमने क्या देखा था, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों को आधार बना के क्या किया गया था, हमने आधुनिक आवर्त नियम बनाया गया था। ठीक है, उसके फलन होते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे आवर्तन में तत्वों की संख्या कितनी होगी, कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, क्या आप विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान आवर्त सारणी में सुनिश्चित कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था समस्थानिक में तब क्या होता है, जिसका गुणधर्म सेम होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग आपको आवर्त में डालना वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अलग विभिन्न तत्वों के समस्थानिक का स्थान आवर्त सारणी में सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। आधुनिक आवर्तन सारणी में आर्गन एवं पोटेशियम के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कैसे किए गए हैं, परमाणु संख्या से, बढ़ते हुए परमाणु संख्या से किए गए हैं। आर्गन का होता है आपका 18, पोटेशियम का होता है आपका 19। ठीक है, तो उसके बढ़ते हुए क्रम, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में उसको रखा गया है। ठीक है, 3 तत्वों X, Y एंड Z की परमाणु संख्या क्रमशः 6, 18 एवं 18 है। तो बताइए। ठीक है, X का कितना है आपका 6, ठीक है, Y का कितना है आपका 10 और आपका क्या बोलते हैं Z का कितना है आपका 18। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि कौन से 2 तत्व समान वर्ग के हैं। ठीक है, वर्ग के कौन से हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा होगा आपका 10 और 18। ठीक है, 10 किसका रहता है, आपका आर्गन का रहता है, सॉरी 10 आपका नियॉन का रहता है और 18 आपका आर्गन का रहता है। तो वो सिर्फ एक वर्ग में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका Y एंड Z। फिर आता है कौन से 2 तत्व समान आवर्त के हैं। ठीक है, कौन से 2 तत्व आपके समान आवर्त के हैं। तो वो आएगा आपका क्या, X और आपका Y। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है, क्योंकि हम क्या करते हैं 1, 2 है, यहाँ पास 3 था, यहाँ पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या रहते हैं आपके दोनों एक ही क्या रहते हैं, आवर्त में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका X और Y होगा। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गए होंगे और उसके उत्तर भी। ठीक है।